ये जो आपको दिख रहा है ये आपके काम का नहीं है, तो प्लीज़ इस पे ध्यान मत दीजिएगा। कोइंसिडेंटली मैं इसको कर रहा था और ये आपको दिख गया। मैं इसको हटाता हूँ। ये लीजिए साहब, हटा दिया। ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे थे ये चीज़। हम्म। गुड इवनिंग। काइंडली सर, काइंडली स्टार्ट ऑप्टिक्स। वो ऐसे कैसे बेटा? बीच में बस ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दूँ? हाँ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोड़ दूँ और ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दूँ? वाह, क्या सजेशन है भाई। चलिए देखते हैं। आपके जो असाइनमेंट थे, जो वो उसका उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो टेलीग्राम ग्रुप पर असाइनमेंट दिए गए थे। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? पोटेंशियल दिया गया है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स बराबर 1 दी गई है। तो पोटेंशियल में आप ध्यान से देखें तो डेल वी बाई डेल वाई ज़ीरो है, डेल वी बाई डेल जेड भी ज़ीरो है। तो डेल वी बाई डेल एक्स अगर निकालते हैं तो वो आएगा 10x प्लस 10। तो यहाँ से ई एक्स की वैल्यू आती है -10 x प्लस 1। ठीक है। और ई वाई और ई जेड अगर ज़ीरो है, ठीक। तो एक्स बराबर कहाँ पर पूछा है बच्चों? एक्स बराबर 1 पे पूछा है, तो क्या लिखेंगे? -10 × 2, -20 वोल्ट पर मीटर। ये आंसर आ गया इसका। मेरे ख्याल से तो सिंपल सी चीज़ है भाई। अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग अ मैग्नीट्यूड ई नॉट। बेसिकली जिन्होंने असाइनमेंट नहीं किया है वो चुपचाप इसको क्वेश्चंस को देखते जाएं, समझने का प्रयास करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सकता है। तो हाथों हाथ क्वेश्चन पढ़िए और उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो a uniform electric field having a magnitude E naught and direction along positive x axis exists if the electric potential V is 0 at x बराबर 0। ठीक है। ये लीजिए साहब, x बराबर 0 पर पोटेंशियल है 0। ठीक। अब इट्स वैल्यू एट प्लस एक्स, यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, पोटेंशियल की। तो हमको पता है क्या, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बराबर माइनस इनिशियल से फाइनल ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर का मतलब क्या हुआ? ई की वैल्यू दी गई है क्या? क्या दी गई है? कांस्टेंट दी गई है क्या? यूनिफॉर्म है। तो बच्चों ये आ जाएगा v -0। इनिशियल को अपन ने 0 लिख दिया। हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये पूरी की पूरी कांस्टेंट है, तो ई नॉट इंटू एक्स आ जाएगा। तो -E0 × x। तो ये है पोटेंशियल की वैल्यू -x E0। ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, लेट E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड V द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट
इफ ई इज नॉट इक्वल टू जीरो वी कैन नॉट बी जीरो। गलत है भाई। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ई होता है माइनस, या ऐसे लिख सकते हैं डी, ई इन द डायरेक्शन ऑफ डी आर इज माइनस डी वी बाई डी आर। मतलब ये इसका डेरिवेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का डेरिवेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव कह सकते हैं। और ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ का अगर आप डेरिवेटिव निकाल लें किसी भी फंक्शन का, तो उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर इस बात पर डिपेंड नहीं करती है, या यूं कहें कि कुछ भी हो सकती है किसी भी पॉइंट पर। वो इस मतलब जीरो, अगर मान लीजिए मैंने कहा कोई फंक्शन v बराबर फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वन है, मान लीजिए, ठीक है, तो x बराबर ज़ीरो पर पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक, x प्लस वन कर देता है। लेकिन x बराबर ज़ीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? माइनस वन आएगी कि नहीं आएगी? तो मेरा कहना यह है कि किसी भी पॉइंट पर उसका किसी फंक्शन का डेरिवेटिव का ज़ीरो होना ये नहीं बताता कि फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, ठीक है जी। इसके बाद अ सॉलिड यूनिफॉर्म चार्ज्ड फिक्स्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज क्यू एट रेडियस आर कंटेन्स अ टनल ऑफ नेग्लिजिबल डायमीटर। बेटा ये इस चीज़ का आंसर लक्ष्य बोलिया मैं कई बार दे चुका हूँ बच्चों कि सिलेबस के कंप्लीशन की डेट मैं कोई कमिट नहीं करना चाहता, और इसीलिए नहीं कमिट करना चाहता हूँ क्योंकि बिलीव मी, मैं इस यूट्यूब के इस पर्टिकुलर क्लास के लिए मेरी बहुत इच्छा है कि मैं यूट्यूब पर सारे लेक्चर्स अपने डालूं, पढ़ाऊं, और इसीलिए मैं कुछ भी करके टाइम निकालता हूं और मैं यूट्यूब पर आता हूं। और इसी कारण से मतलब और लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग में हूँ या कहीं बेंगलोर चला जाता हूँ या क्लासेस ज़्यादा हो जाती है तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कोई कमिटमेंट बच्चों नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी क्लास लेते रहने का, ठीक है, यूट्यूब पर। इफ अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू ऑफ मास m इज रिलीज्ड एट रेस्ट फ्रॉम पॉइंट p। पहला क्वेश्चन सरफेस पे वेलोसिटी निकालिए, और दूसरा क्वेश्चन है कहाँ पर, सेंटर पर वेलोसिटी निकालिए। तो मेरे हिसाब से इन दोनों पॉइंट के लिए मैं पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी बता चुके हैं आपको। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन याद करिए, वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ाया था। तो पहले यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूँ चार्ज की तो क्या आएगी, के क्यू अपॉन टू आर इंटू स्मॉल क्यू, ठीक, निगेटिव साइन है तो माइनस, प्लस जीरो काइनेटिक एनर्जी ये बराबर होगी माइनस के क्यू बाई प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से हम वी की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट का आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के क्यू अपॉइंट टू आर प्लस क्यू, सॉरी इंटू क्यू, प्लस जीरो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन राइट हैंड साइड क्या आएगा, रो अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट थ्री आर स्क्वायर माइनस जीरो इंटू क्यू माइनस क्यू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर आएगा, जहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे रो की क्यू अपॉन फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और आप आंसर निकालेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। A hollow uniformly charged sphere has radius r. If the potential difference between its surface and a point at a distance 3r from the center is v, then the electric field intensity at a distance 3r from the center is, ठीक है। इन्होंने कहा है hollow uniformly charged sphere है, रेडियस r का है बच्चों, सरफेस पे पॉइंट a है और 3r डिस्टेंस पर पॉइंट b है, ठीक है। ये कह रहे हैं इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस याद करो। तो यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के लिए के क्यू बाई आर हम सीधा लिख सकते हैं माइनस के क्यू बाई थ्री आर। थ्री आर कहाँ से, सेंटर से, ध्यान रखिएगा। इसकी वैल्यू वी दी है, दैट मीन्स के क्यू अपॉन टू बाई थ्री आर
के क्यू इंटू 2/3 r बराबर v। तो बच्चों हमको के क्यू बाई आर की वैल्यू 3v/2 मिल गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, जिसमें से मैं लिख सकता हूँ के क्यू बाई आर इंटू 1/r, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो के क्यू बाई आर की वैल्यू कितनी है 3v/2 इंटू 1/r, सो 3v/2r, ये आंसर होना चाहिए। जो कोई भी नहीं है तो मैं कुछ गलती कर रहा हूँगा, देख लेता हूँ। बिल्कुल 3r का होल स्क्वायर जब लिखेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर 9 भी होगा, और 9 होगा तो यह जाएगा v/6r। सर थ्योरी अच्छे से समझ आ जाती है फिजिक्स में, तब फिर जब क्वेश्चन करता हूँ तब नहीं होते। जनवरी तक सिलेबस हो जाएगा ना अपना बेटा, थोड़ा सा फॉरवर्ड रिवर्स करके देखो, मैंने इस पे बात बताई है। सर एट ए डिस्टेंस 3r है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो नहीं है, सीधा आप इस पर आते हैं जहाँ पर लास्ट टाइम पर थे, लास्ट क्लास में थे बच्चों। लास्ट क्लास में हम यहाँ पर थे। टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं, लेकिन एक सरफेस खुद को कट कर सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट जो मुझे प्रॉपर्टी लिखवानी थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो लिखवाने जा रहा हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या नंबर था मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं लिखवाना शुरू करता हूँ। और प्रॉपर्टी है इफ देयर आर multiple equipotential surfaces then in general the potential difference between consecutive। सर मैंने अभी तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है, बट सब मटेरियल्स ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट में अच्छे से सॉल्व किया है। मॉक टेस्ट देने में डर लगता है, क्या करूं सर? डर को दूर करो बेटा, डर के आगे जीत है। सर जब थ्योरी हो जाती है तो सीधे क्वेश्चन करने चाहिए, या पहले फॉर्मूला सही से याद करने चाहिए, फिर थ्योरी को अच्छे से करो बहुत, और उसके बाद फिर इसके बाद क्वेश्चन ट्राई करो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन consecutive surfaces have same value for each pair। ठीक है, तो क्या है इसका मीनिंग, जरा समझना ध्यान से। मान लीजिए कहीं पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे बना दी गई हैं, ठीक है, ऐसे बना दी गई हैं और कुछ बोला नहीं गया है बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जरा समझिएगा, v1 है, ये v2 है, ये v3 है, ये व्हाट अबाउट एसआरजी फॉर 2026 नीट, बेटा वो जल्दी ही बन जाएगा, चिंता मत करिए, उस पर काम चल रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो v1 v2 v3 v4 v5 v6 मान लीजिए ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेस बना करके आपके सामने प्रेजेंट की गई है। तो बच्चों मैं बताना चाहता हूँ डिफ़ॉल्ट मीनिंग, मतलब कुछ नहीं बोला गया है तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है v1 माइनस वी टू बराबर v2 माइनस v3 बराबर v3 माइनस v4। बता तो दिया पुष्कर, बराबर v4 माइनस v5, मतलब सारे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने चाहिए, बराबर। और ये बात आपको लिख के दी नहीं जाएगी, आपको खुद से, मतलब ये माना जाता है कि डिफ़ॉल्ट मीनिंग है, मतलब ये आपको पता होनी चाहिए। तो इससे एक हम कंक्लूज़न बच्चों सामने ला सकते हैं, और वो कंक्लूज़न क्या है वो आपको बताने जा रहे हैं। जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तब फॉर्मूला भूल जाता हूँ, पर कभी मैथ्स भी हार्ड आ जाती है, तब बेसिक मैथ्स पहले स्ट्रॉन्ग करूँ या का क्वेश्चन करके रहूँ, मैं नीट का हूँ। पहले बेसिक मैथ्स अपनी स्ट्रॉन्ग करो बेटा, बेसिक मैथ्स नीट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है फिजिक्स के बच्चों के लिए। तो अपनी बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग करो। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप चाहें तो शुरुआत में काइनेमेटिक्स वगैरह जो है ना, मतलब मैकेनिक्स तो आप जेई की पढ़ो, उसके बाद आप अपने टॉपिक चेंज कर दो।
चलिए, तो इससे कंक्लूजन जो निकलता है वो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। E इक्वस टू माइनस डेल वी बाई डेल आर पढ़ा था, ठीक है। अगर E कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूँ E इक्वस टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, या छोटे से गैप के लिए इसको यूं भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ डेल्टा वी कॉन्जिक्यूटिव सरफेस के लिए कांस्टेंट है, ठीक। तो कह सकता हूँ कॉन्जिक्यूटिव सरफेस के लिए E प्रोपोर्शनल टू 1/r है, यानी कि जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप बड़ा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो मैं कह सकता हूँ E1 इज़ लेस देन E2। क्योंकि क्यों ऐसा होगा बच्चों, ऐसा क्यों कह सकता हूँ, ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप ज़्यादा है तो डेल्टा आर बड़ा है तो ई छोटा होगा, ठीक है। इस चीज़ को एक और एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। वो एग्जाम्पल ज़रा ध्यान से समझिएगा। वो एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। किसी ने कहा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करके देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक। आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेने के आने के बाद, लाइंस होने के बाद, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दिखाइए कैसी होंगी। तो ध्यान से सुनना, मैं इसको ड्रॉ करूँगा ऐसे। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होंगी वहाँ पर इक्विपोटेंशियल लाइंस भी डेंस होंगी। बताइए क्यों? थोड़ा दिमाग कॉमन सेंस का यूज़ करिए अपने। जो कॉमन सेंस है आपके अंदर, अगर है तो यूज़ करिए भाई, है ना। पहली बात तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए ये, ठीक है। दूसरी चीज़, जहाँ पर फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस हैं जो वाइट कलर से है ना बच्चों, वो फील्ड लाइंस हैं। ये इनका डायरेक्शन ऐसा बना देता हूँ, ये ई है, ठीक है। और जो येलो कलर से है वो पोटेंशियल है। तो जहाँ फील्ड लाइंस, याद करिए, डेंस होंगी, जहाँ फील्ड लाइंस पास होंगी तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो डेल्टा आर कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बढ़िया बात समझ में आ गई सर। आप जैसा बोलते हो टीचर की तरह आंसर चाहिए। शीट वैसे मुझे आती है पर टेस्ट में जब उन चैप्टर्स में क्वेश्चन आते हैं तभी नोट नहीं। ऐसा नहीं हो सकता शिवांश, ऐसा नहीं पॉसिबल है। कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, अगर आपको टीचर की तरह सीट आती है तो ये पॉसिबल नहीं है, गारंटी लेता हूँ। नहीं तो किसी से टेस्ट करवाइएगा, किसी और से, उससे बोलिएगा कि आप मेरे से सुने शीट टीचर की तरह, ठीक है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मतलब आज की बात नहीं है, बहुत बरसों से चला आ रहा है। तो इस कंक्लूजन को एक लाइन में अगर लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं डेंसर द फील्ड लाइन, डेंसर द फील्ड लाइन मीन्स denser represent, denser the field line, denser the equipotential surfaces, ठीक। ठीक है भाई। एक लास्ट पॉइंट और समझ लीजिए, इक्वस टू माइनस डी वी बाई डी आर से, जो कि मैं शायद बताया है, नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन अभी बताना चाहता हूँ। और वो ये बच्चों कि डी वी इक्वस टू माइनस ई डॉट डी आर से एक बात कह सकते हैं, और वो ये कि फील्ड लाइन के अलोंग जब आप चलेंगे तो ई डॉट डी आर आपका पॉजिटिव होगा तो डी वी आपका नेगेटिव होगा। दैट मीन्स एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ऑन मूविंग in the direction of field, in the direction of electric field potential decreases, potential decreases। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, काम आएगा आपके, ठीक है। अगली चीज बच्चों पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो मैथ्स अपनी स्ट्रॉन्ग करो बेटा, पहले पहले मैथ्स स्ट्रॉन्ग करो शिवांश बाबू। गॉस लॉ में इन्फिनिटी इंटू जीरो का इनडिटर्मिनेट फॉर्म बने तो क्या करें? नहीं ले सकते सरफेस, क्लास में बताया है, मेरे रिकॉर्डिंग देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगली चीज़ है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए combination of equal and opposite charge, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दैट्स इट। मतलब समेशन क्यू जो है इस एक डाइपोल में जीरो होना चाहिए टोटल चार्ज। एक और टर्म यूज किया जाता है बच्चों, पॉइंट डाइपोल। तो फॉर अ पॉइंट डाइपोल, अगर किसी ने बोला पॉइंट डाइपोल, ठीक है, तो उसका क्या मतलब होगा, या यूं कहें कि हमारे सिलेबस में पॉइंट डाइपोल ही है, ठीक है। मतलब ये डिफ़ॉल्ट है, मीनिंग ऑफ डाइपोल है अपने सिलेबस में। तो फॉर अ पॉइंट डाइपोल, डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव charges must be very small in comparison to the distance of point of observation, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी डिस्टेंस। थ्योरी पढ़नी चाहिए बेटा टेस्ट के पहले, शिवांश थ्योरी पढ़िए, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज। और अगर पॉइंट डाइपोल बोला है तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इस कॉम्बिनेशन को आप जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के कंपेयर में यदि बहुत लार्ज है तो इसको हम पॉइंट डाइपोल कहेंगे। ये पढ़ाया है भाई, ठीक है। समझ में आई बात? क्लियर है जी? ठीक है। टू मेजर मतलब टू कंपेयर इलेक्ट्रिक डाइपोल, या टू कम टू कंपेयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइपोल, हमको एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी डाइपोल से रिलेटेड। जैसे अगर मैं आपको याद हो तो चार्ज से रिलेटेड चार्ज ही था, इनर्शिया से रिलेटेड मास था, वैसे ही डाइपोल से रिलेटेड टर्म होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल से रिलेटेड, ठीक है। तो टू कैरेक्टराइज द properties of dipole, we use the property electric dipole. सर एनएसपी के लिए आपके लेक्चर के साथ कोचिंग मटेरियल और एससीबी इनफ होगा? हाँ बेटा इनफ होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल तो बोल ही चुका हूँ, वेरी सॉरी। डाइपोल मूवमेंट सर फिजिक्स की थ्योरी करने के लिए विच बुक्स गुड, अगर एनएससीपी सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं तो आप एक मतलब यूनिवर्सिटी फिजिक्स यूज़ कर सकते हैं, सर्वे एंड जेविट की, तो वो अच्छी है ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन किया गया, मान लीजिए ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, डिस्क्रीट चार्जेस के लिए हम डिफाइन करते हैं। और कॉन्टिन्यूस के लिए क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, कॉन्टिन्यूस के लिए आ जाएगा। अभी डिस्क्रीट के लिए समझ लेते हैं, मान लेते हैं ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है,
इनके बीच की डिस्टेंस है बच्चों d, ठीक है। तो यहाँ से हम जो डायपोल मोमेंट डिफाइन किया गया है वो बड़ा सिंपल सा है, उसका मैग्नीट्यूड p से डिनोट करते हैं इसको, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सिंपली पॉजिटिव चार्ज इनटू बीच की डिस्टेंस होता है, और डायरेक्शन होता है p कैप इज along the vector joining -q to +q, मतलब -q से +q की तरफ, ज्वाइनिंग -q टू +q, -q को +q से, तो ये p का डायरेक्शन है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब मॉडुलस ऑफ चार्ज एक डायपोल पर और इनटू बीच की डिस्टेंस, ठीक बच्चों, क्लियर। ऐसा क्यों रखा गया, कन्वेंशन है, क्यों कन्वेंशन है उसका रीजन तुमको मैग्नेटिज्म में मैं दूंगा, अभी तो फिलहाल ये याद कर लीजिए कि ये कन्वेंशन है। तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायपोल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने में, मेजर करने में सहयोग करती है। जैसे चार्ज की प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए जो फिजिकल प्रॉपर्टी बनाई गई है वो चार्ज ही बनाई गई है, ठीक है। तो वैसे ही डायपोल मोमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए, सॉरी, डायपोल की, इलेक्ट्रिक डायपोल की फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए डायपोल मोमेंट बनाया गया है, ठीक। वेक्टर बनाया गया है, तो क्या ये सर वेक्टर के सारे रूल फॉलो करता है कि देख लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने वेक्टर में क्या पढ़ा है, एक वेक्टर के कंपोनेंट किए जा सकते हैं। अगर ये वेक्टर p है तो हमें पढ़ाया गया है गुरुजी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये होगा p cos थीटा, और अगर ये इधर साइन है तो p उधर थीटा है तो ये p साइन थीटा, ये दो कंपोनेंट है। तो लोगों ने पूछा सर इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पर क्या मतलब होगा, यहाँ आप चार्ज को तोड़ देंगे सर। भाई मीनिंग तो समझाइए ना, मीनिंग तो समझाना पड़ेगा, आप इसको वेक्टर बना रहे हैं, मैं कहा नहीं बिल्कुल समझाएंगे आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। आपको पता है मैं सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ कंपोनेंट की, मतलब रेक्टेंगुलर हो चाहे ना हो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक। मैं ये कहना चाहता हूँ एक वेक्टर क्योंकि कंपोनेंट वो होते हैं जिनका वेक्टर समेशन उसी वेक्टर को वापस से दे देता है, ठीक है, समेशन करने पर। तो ध्यान से सुनना, मैं नेक्स्ट पेज पे करने जा रहा हूँ। ये है -q, ये है +q, ठीक। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर +q और -q रख दिए, मेरी मर्जी, अगर +q और -q रख दो या ज्यूम कर लो तो कोई फ़र्क पड़ेगा बच्चों, +q और -q एक ही पॉइंट पर रख दो तो दुनिया में कहीं कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ जाएगा। अब मैं कहूँगा कि डायपोल का कॉम्बिनेशन ये नहीं है, -q से +q वाला नहीं है, इसको नहीं ले रहा हूँ मैं। कहा फिर क्या ले रहा हूँ, कि मैंने कहा मैं ले रहा हूँ इस -q के साथ ये वाला +q, ठीक, इसको बोल रहा हूँ P1 जो कि है थीटा एंगल पर, तो ये ऑटोमेटिकली 91 थीटा एंगल पर आ जाएगा, मान लेते हैं डिस्टेंस d है। और ये वाले -q, ये वाला +q ले रहा हूँ इस -q के साथ, और ये वाला -q ले रहा हूँ इस +q के साथ, ठीक है। और ये हो गया डायपोल, चेक कर लीजिए, ये P1 है और ये P2 है। अगर ये d है बच्चों तो ये वाली लेंथ d cos थीटा होगी, तो ऑटोमेटिकली P1 का मैग्नीट्यूड d cos थीटा इंटू q, मतलब p cos थीटा होगा कि नहीं होगा, और इसी तरीके से p sin थीटा। तो बच्चों डायपोल मोमेंट वाकई में एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम वेक्टर की तरह आज के बाद ट्रीट कर सकते हैं और हम सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं अपनी बात को समझा पाया हूँ। तो अब आते हैं, अगर दो से अधिक चार्ज हैं और आपको डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है तो कैसे करेंगे, मतलब बिल्कुल साहब देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ डायपोल मोमेंट if multiple charges are present, ठीक है भाई, ये अगर बोला जा रहा है तो जरा समझते हैं।
मान लीजिए एक बात तो तय भैया, डायपोल निकालना तो सिग्मा क्यू आई तो ज़ीरो ही होना चाहिए, सबका समेशन तो ज़ीरो ही होना चाहिए। और इसका एक रीज़न भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी बता दूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। ये मान लीजिए एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स ये वाई, हमने एक्सेस ले ली है ना, मेरा मन किया तो ले ली। यहाँ पर मान लीजिए कि Q1 रखा है, यहाँ Q2 रखा है, यहाँ Q3 रखा है ना, यहाँ पर Q4 रखा है। इस तरीके से चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ठीक। और कहा गया है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 जो है वो ज़ीरो है। डायपोल मूवमेंट बताइए। कि हमें का बस इतने से काम तो नहीं चलेगा, इनकी लोकेशन भी बताइए। तो बोला गया भाई इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, Q3 का पोजीशन वेक्टर R3 है, और Q4 का पोजीशन वेक्टर R4 है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट P ऑफ दिस सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड एज सिग्मा QI RI, दैट्स इट। कहीं भी ओरिजिन मान लो, सिर्फ यही नहीं मानो। इवन मैं कहता हूँ आप एक्सेस यहाँ मान लो, ठीक है, इसको Q1 कह दीजिए, इसको Q2 कह दीजिए, इसको R2 कह दीजिए, इसको R3 कह दीजिए, R3 कह दीजिए, इसको R4 कह दीजिए, और फिर आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, गारंटी है डायपोल मोमेंट इस सिस्टम का आ जाएगा। सोचिए ऐसा क्यों कह रहा हूँ और ऐसा क्यों होगा, ये जरा सोचिए, ये क्यों सही है। कोई बता सकता है तो बताए। टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का। थैंक यू भाई, मेरे फैन होने के लिए थैंक यू। एसके ने कहा रिलेटिव डिस्टेंस मायने रखती है, रखती तो है, लेकिन इससे आंसर क्यों हो जाएगा, इस फॉर्मूले से डायपोल मोमेंट क्यों आ जाएगा एसके बाबू, आप तो ये बताइए। हाँ बिल्कुल सही लग रहा है आपको, बिल्कुल सही लग रहा है। सर आज आप नींद में लग रहे हैं। हट, लग भी रहे होंगे तो ये लिखने की जरूरत है। रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम फ्रेम इंडिपेंडेंट, क्यों रिलेटिव डिस्टेंस लेंगे। टू चार्जेस पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव साइन के साथ पुट करें तो वेक्टर मिल जाएगा। अच्छा जी, कोई और। ध्यान से सुनना, ये बताइए, अगर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर ज़ीरो है, ठीक है, तो माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बराबर भी ज़ीरो होगा, होगा, ठीक है। तो फिर एक काम करिए, एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ सेंट ओरिजिन पर -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 ये रखा हुआ है। क्या ये एज्यूम करने से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। आप बताइए सर, क्या बताऊं। बताइए भाई, आप लोग ये बताइए कि क्या ऐसा करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ना भाई। और नहीं पड़ेगा तो बस हो गया ना काम। -Q1 वाले को Q1 के साथ ये लीजिए, -Q2 वाले को Q2 के साथ ये लीजिए। लोगों ने कहा "हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है Q2 निगेटिव हो", तो मैंने कहा अपने आप यहाँ निगेटिव आएगा तो अपने आप इस पोजीशन वेक्टर का उल्टा हो जाएगा ना भाई, माइनस से प्लस। उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो। आ रही बात समझ में। ठीक। तो सीधा हम लोग ये फॉर्मूले से आज के बाद डायपोल मोमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, समझ में आ गया।
ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बरोदिया भाई, बरोदिया जी, यहाँ गप्पे मारने के लिए नहीं है भाई, है ना। ये पढ़ने के लिए क्लास है, तो पढ़ाई पे ही ध्यान दे बरोड़िया साहब आप, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फैन भले हैं आप, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कोई काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे एक और कंक्लूजन आया सामने, बढ़िया वाला। वो कंक्लूजन ज़रा ध्यान से सुनना, बहुत शानदार। कि P बराबर है सिग्मा क्यू आई आर आई, ये है, यहाँ तक पहुँच गए। मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए कि हम पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को आई सीरीज से डिनोट करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज जितने भी हैं, और नेगेटिव चार्ज को जे सीरीज से डिनोट करते हैं। तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ, कैसे? सिग्मा क्यू आई आर आई, ध्यान दीजिएगा भाई, माइनस मॉड क्यू जे आर जे। चेक करिए क्या ये मैंने सही लिखा है, तसल्ली से देखिए, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा जब आपका यस आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया बच्चों, सिग्मा क्यू आई आर आई डिवाइडेड बाई सिग्मा क्यू आई किया, इनटू सिग्मा क्यू आई किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से सिग्मा क्यू जे के मॉड आर जे, आर जे ही होगा ये, डिवाइडेड बाई सिग्मा क्यू जे, या सिग्मा क्यू जे से इसको यहाँ रख देते हैं, और इसी तरीके से मल्टीप्लाई किया सिग्मा क्यू जे। ठीक, तो ध्यान देना जरा, क्या मैं कह सकता हूँ ये टोटल पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला टोटल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको Q प्लस बोलता हूँ, और ये टोटल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है, तो इसको बोलता हूँ Q माइनस। मैग्नीट्यूड Q माइनस क्या है? Q माइनस है मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा क्यू जे। ठीक है बच्चों, चेक कर लिया। ठीक, इसको सेंटर ऑफ मास पढ़ा है क्या? उसी तरीके से इसको बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक, इनटू कैपिटल क्यू, क्यू प्लस, माइनस क्यू माइनस इनटू सेंटर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना बढ़िया चीज। कि मतलब गुरुजी क्या कह रहे हैं, मतलब समझिएगा जरा, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मतलब ये है भैया कि मान लीजिए ये डिस्क है यूनिफॉर्म, ये लीजिए साहब, ये यूनिफॉर्म डिस्क है। किसी ने कहा आपसे कि ये आधी डिस्क जो है ना प्लस क्यू चार्ज है, और बची आधी पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये रेडियस है आर। बोला डायपोल मोमेंट बताइए। तो मैंने कहा है आपसे, समझाया है आपको, प्रूफ किया है ये, कि पॉजिटिव वाले को, पॉजिटिव वाले चार्ज को उसके पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज पे रख दीजिए। अब याद करिए यूनिफॉर्म डिस्क के लिए, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए ये 4r/3 पाई पर सेंटर ऑफ चार्ज आता था, तो प्लस क्यू को यहाँ रख दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस क्यू रख दीजिए, और ये डिस्टेंस भी 4r/3 पाई है। मेरा कहना ये है कि जो डायपोल मोमेंट इसका आएगा वही डायपोल मोमेंट इसका होगा, तो यानी कि सीधा सीधा डायपोल मोमेंट आ गया 8r/3 पाई इंटू क्यू। शानदार, जबरदस्त। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए।
आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पानी पी लें जरा। हम्म, हाँ। तो एनएससीपी तक सिलेबस कैसे होगा भाई, पता नहीं कैसे होगा यार। मैंने तो अभी सिलेबस के लिए क्लास के स्टार्ट में 2-3 मिनट मैंने बताई थी बातें, वो एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। हाँ बेटा, पढ़ सकते हो। अगर जेई मेंस में अच्छा मार्क्स आते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हो। अगली चीज़ बच्चों हम देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। जैसे पहली चीज़ है, और इनका रीज़न क्या है, इनके नाम का, वो भी आपको समझाऊंगा। एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन किसे कहते हैं बच्चों? तो एक्सियल पोजीशन कहते हैं, अगर ये डाइपोल है, ठीक है, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे डाइपोल के अलोंग, तो अलोंग द डाइपोल, ये एक्सियल पोजीशन कहलाती है। आगे चल करके ये भी बताऊंगा इसे एक्सियल पोजीशन क्यों कहते हैं, ठीक है, अभी नहीं फिलहाल। तो यहाँ से आर है, और ये आर जो है ऑब्वियसली मच मच ग्रेटर देन डी है। आप चाहो तो यहाँ पर माइनस क्यू और ये प्लस क्यू एज्यूम कर सकते हो, और ये आर डिस्टेंस कहीं से भी लो सेम आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में पॉइंट डाइपोल है। ठीक, ये बात पहले भी बता चुका हूँ। तो पॉइंट ए पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो पहले एक बार आप ट्राई करिए यूजिंग दिस अप्रोक्सीमेशन एंड द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर एक शानदार चीज़ बताऊंगा, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिएगा, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा के क्यू बाई आर, नेगेटिव चार्ज के कारण होगा के क्यू बाई आर प्लस डी, लेकिन माइनस साइन के साथ होगा। एस के बाबू ने इसका आंसर निकाल दिया है। तो टोटल पोटेंशियल अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम कहेंगे भैया V बराबर V प्लस प्लस V माइनस, तो यानी कि के क्यू बाई आर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा के क्यू आर प्लस डी माइनस आर डिवाइडेड बाई आर आर प्लस डी। ये हो गया कैंसिल बच्चों, तो v की वैल्यू आती है के क्यू डी अपॉन आर आर प्लस डी। क्यू डी क्या है? डाइपोल मोमेंट, तो के पी, जहाँ पी मैग्नीट्यूड है, अपॉन आर आर प्लस डी, जिसको हम कह सकते हैं, चूंकि आर डी के कंपेयर में बहुत बड़ा है, तो हम कह सकते हैं v इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बच्चों के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये है पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक, ये है मेथड नंबर 1, M1। मेथड नंबर 2 बताया जाए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, और जो बात बताने जा रहा हूँ वो बात आपको पता है, अगर आपने डिफरेंशिएशन मैथ्स में पढ़ा हुआ है तो। नहीं पढ़ा हुआ है जिन्होंने, वो तो भाई जान ले, मतलब वो चाहे तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन पढ़ा है उनके लिए। देखो भैया, ऐसा है कि पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है, एंड क्यू कह सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल प्लस को अगर मैं आर का फंक्शन बोल रहा हूँ तो क्या कह सकता हूँ, ये पोटेंशियल माइनस है वो एफ आर प्लस टी है।
तो जब मैं v प्लस निकालता हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ जो पोटेंशियल आया वो एफ आर, निगेटिव का पोटेंशियल निगेटिव है, एफ आर प्लस डी ये आया, ये टोटल पोटेंशियल की वैल्यू है। मैंने इसमें डी से डिवाइड किया, डी से मल्टीप्लाई किया, और मैं खुद ही कह रहा हूँ डी टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो, क्योंकि डी बहुत छोटा है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर आपने पढ़ा है तो ये डेरिवेटिव कहलाता है, यानी कि एफ डैश आर निगेटिव ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि उसमें पहले आर प्लस डी आता है इंटू डी। जरा आप देखिए कि फंक्शन क्या था, तो मैंने कहा फंक्शन था आर का के क्यू बाई आर। मैंने कहा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मैं कहा इसका डेरिवेटिव होगा माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होगा भाई। मैं कहा वैल्यू डाल दीजिए, कि डाल देते हैं साहब, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो के क्यू डी अपॉन आर स्क्वायर ये हो गया पी, तो आंसर आ गया के पी बाई आर स्क्वायर। ये आगे चल करके काफ़ी काम में आ सकता है बहुत सारी जगह पर। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ, है तो शानदार चीज़ ये। ठीक, अगली चीज़ है एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ये थी एक्सियल पोजीशन, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। ये डायपोल और ये है वो पोजीशन, पॉइंट बी कह सकते हैं, और इस पर पोटेंशियल बताइए। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ जेईई मेन में नहीं है सर। सर्वे जेविट करनी चाहिए या यूनिवर्सिटी फिजिक्स फॉर सेल्फ स्टडी एनएससीपी। आई हैव नॉट स्टडीड 11-12 फिजिक्स। अगर नहीं पढ़ी तो सर्वे जेविट से काम चल जाएगा, वो अब उसी का नाम यूनिवर्सिटी फिजिक्स है। अब मतलब यूनिवर्सिटी फिजिक्स नहीं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी फिजिक्स फॉर साइंस एंड इंजीनियर्स, ऐसा कुछ उसमें लिखा रहता है। और साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, या फॉर साइंस एंड इंजीनियर्स, ऐसा कुछ लिखा रहता है। भैया ये पोटेंशियल देखिए जरा, यहाँ पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका ध्यान रखिएगा, वेक्टर के फॉर्म में जोड़ मत दीजिएगा भैया। माइनस क्यू के कारण जो पोटेंशियल होगा प्लस क्यू के कारण भी वही पोटेंशियल होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का अपोजिट होगा। तो अगर v निकालेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, इसका मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो होगी। लास्ट चीज एट जनरल पोजीशन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग भाई। एट जनरल पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जनरल पोजीशन वाली चीज़, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये डायपोल है और किसी ने आपसे कहा भैया कि हमें यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू बताइए, वो बहुत मुश्किल है। मैं कहा नहीं मुश्किल है, आप इसको वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट करना जान चुके हैं। मान लीजिए ये एंगल गिवन थीटा है, तो ये पी कॉस थीटा होगा बच्चों, और इसके लिए इस पी कॉस थीटा के लिए पोजीशन एक्सियल होगी, तो पोटेंशियल की वैल्यू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगी। दूसरा वाला कंपोनेंट के लिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन होगी, जिसके कारण से जीरो होगी, यानी कि आंसर आ गया पोटेंशियल इज के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। आप चाहें तो इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से सुनिएगा, पी डॉट आर, जहाँ पी और आर वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। चेक करिए आप, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला में से कोई भी दोनों याद कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन याद करने चाहिए, मेरा मानना ये है। देखिए बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
टाटा भी और बाय बाय भी। इस थर्सडे को छुट्टी है यहाँ पर, तो हो सकता है मेरी क्लास नहीं हो सकता, नहीं है, नहीं है क्लास मेरी, नहीं है क्लास, ठीक है, मुझे पता चल गया है। तो अपन